CMA फाइनल CFR के स्टूडेंट्स कैसे आप लोग सब? आई होप यू गाइज आर जस्ट डूइंग फैंटास्टिक। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। चलो पॉइंट पे आती हूँ बेटा। जैसा कि आप सबको पता है, CFR का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर श्योर पूछने वाला क्वेश्चन किस इंडेक्स से बनता है? इंडेक्स 110 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर श्योर एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है एंड उसके MCQ भी। एंड इसके बारे में ऑलरेडी मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम की। इस क्वेश्चन में कंसोलिडेट करना है बैलेंस शीट को, दैट इज अ फाइनल आंसर जो इंस्टीट्यूट आपसे चाहता है। जहां पर सारे बच्चे फिक्स एसेट्स की कंसोलिडेशन की बात करूं, करंट एसेट को मर्ज करने की बात करूं, लायबिलिटीज को ऐड करने की बात करूं, तुम सब वो काम कर लेते आते। बट प्रॉब्लम किधर आती है? प्रॉब्लम आता है इन सारी चीजों को करने के बाद वो एडजस्टमेंट्स वाले 6 या 7 पॉइंट्स जो इंस्टीट्यूट पूछता है। एंड ये सारे एडजस्टमेंट्स आपके पढ़े हुए हैं। मैं ये नहीं कहूंगी आपने नहीं पढ़ रखा है, आपने पढ़ रखा है, आपने इसकी प्रैक्टिस भी की है घर पे, नो डाउट। बट घर पे प्रैक्टिस करना और एग्जाम की वो 3 घंटे में कहां वो गैप है, पहले मैं वो डिस्कस करती हूँ। जब आप घर पे इस इंडेक्स 110 को करते हो, आप रिलैक्स माइंड से करते हो। एक तो वो प्रेशर नहीं है, आप आराम से इस क्वेश्चन में बहुत टाइम लगा के करते हो बिकॉज वो क्वेश्चन लेंदी है, फिगर्स इधर की उधर बहुत हो जाती है एडजस्टमेंट में, तो आप धीरे धीरे करते हैं एंड इस चक्कर में आपका इंडेक्स 110 हो भी जाता है और उसके सम की बैलेंस शीट टैली भी हो जाती है। बट एग्जाम में क्या होता है, रियलिटी में जब एग्जाम में पेपर देने जाते हो, वो 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करना, उसका प्रेशर। अगर इंडेक्स 110 तो फॉर श्योर डिफिकल्ट होता ही होता है, उसके अलावा बाकी भी अगर आप क्वेश्चन में फंस गए तो आप बहुत डीमोटिवेट हो जाते हो, आपकी हिम्मत नहीं होती है इंडेक्स 110 को करने की। एंड तीसरी बात, अगर आप इंडेक्स 110 करना स्टार्ट करते हो तो आप उस सारे एडजस्टमेंट में बहुत हेफाजात हो जाते हो। स्कैटर्ड एडजस्टमेंट से अब उन सारे स्कैटर्ड एडजस्टमेंट को जब एक्चुअली पेपर में करना होता है, आप भूल जाते हो कौन सा एडजस्टमेंट पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, इसका एक इंपैक्ट यहां जाएगा, दूसरा इंपैक्ट कहां जाएगा। ये सब आपके दिमाग से उस वक्त बहुत ज्यादा गलती होने के चांसेस है, बहुत एरर हो जाता, आप मिस ऑन कर जाते हो बहुत सारे एडजस्टमेंट में। एंड एट द एंड क्या होता, आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट टैली नहीं होती है। टू हेल्प ऑल माई फाइनल स्टूडेंट्स इन CFR में, ताकि वो आराम से ये 14 से 20 मार्क्स सिक्योर कर ले, 14 मार्क्स एक बड़े क्वेश्चन से एंड रिमेनिंग मार्क्स MCQ से या कोई केस आ जाए, उसके लिए मैंने क्या किया आप लोगों के लिए, जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं अगर आप ध्यान देंगे, पहला एडजस्टमेंट हमेशा परचेज कंसिडरेशन का होता है, दूसरा अगर मैं बोलूं गुडविल के बारे में होता है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के बारे में होता है, उसके बाद वो कुछ एडजस्टमेंट्स बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम एडजस्टमेंट, अपस्ट्रीम एडजस्टमेंट्स, PP से रिलेटेड रिवैल्यूएशन, करंट एसेट से रिलेटेड रिवैल्यूएशन एंड डिविडेंड। ये जितने भी पॉइंट्स इंस्टीट्यूट पूछ सकता है बेस्ट पॉसिबल एडजस्टमेंट, मैंने वो सारे स्कैटर्ड एडजस्टमेंट को आपके लिए एक जगह लेके आई। देखो ये सारी चीजें मैंने सिर्फ अपने हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाए ताकि मैं बच्चों को ये प्रोवाइड कर सकूं। एंड टेंशन मत लो, अगर ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए कमेंट कर देना बच्चा PDF। सारे बच्चे, जितने बच्चे मैक्सिमम इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, कमेंट PDF, आई शेयर इन माई टेलीग्राम चैनल एंड आई होप आप लोग सब हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर चुके। करेक्ट मैम, ये बेनिफिशियल होगा, 100% गारंटी के साथ कहती हूँ बेटा, ये बेनिफिशियल होगा। एंड तक जरूर वीडियो को देखना, सारे पॉइंट समराइज कर दिए ताकि एग्जाम से पहले आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, जो ट्रीटमेंट में बोल रही हूँ वो ही ट्रीटमेंट करके आ जाना। अब आप कहोगे मैम लॉजिक नहीं समझाओगे, बेटा हाई टाइम, अब लॉजिक वॉजिक सीखने का टाइम खत्म। अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप क्यों का आंसर ढूंढे। एंड अगर क्यों का आंसर चाहिए, मैंने अपने रेगुलर बैच, रिविजन वीडियोस, फास्ट ट्रैक बैच में डिटेल में बताया, वहां मैंने आपको डिटेल में बताया। और मैं हमेशा पढ़ाते वक्त कहती हूँ, पढ़ना है तो क्यों का आंसर ढूंढ के पढ़ो, रटो मत। बट नाउ द टाइम इज टू क्लियर द एग्जाम। यहां पर आपका मोटो सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है और उसके लिए दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे। तो क्या मैं अपने इंडेक्स 110 को, मेरे बच्चों के उस मार्क्स को सिक्योर करने के लिए ये सेशन स्टार्ट करूं? यस। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या मांगा जाता है, परचेज कंसिडरेशन। करेक्ट, परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, वो अमाउंट जो एक्वायरर किसको पे करता है, एक्वायरी को, और क्या करने के, उसके बिजनेस को जो वो एक्वायर कर रहा है
करेक्ट। इंड एस 103 अगर आपने पढ़ा है, 103 अगर आपने पढ़ा है, याद करो, यस, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, वो इंड एस 103 बोलता है। और इंड एस 110 क्या बात करता है? ईयर एंड पे कंसोलिडेशन की। तो जब भी एक्वायरर कंपनी एक्वायरी कंपनी को एक्वायर करता है, उसको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, दैट अमाउंट इज नोन एज परचेज कंसिडरेशन। करेक्ट, यस मैम। इस परचेज कंसिडरेशन को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। इंस्टीट्यूट कौन सा तरीका देगा वो क्वेश्चन में देख लेना। पहला तरीका, डायरेक्टली वो आपको पूरा अमाउंट दे देंगे, भाई दिस इज द परचेज कंसिडरेशन, कहानी खत्म। दूसरा तरीका, अगर आपको इंस्टीट्यूट नहीं देता कि कितना एग्जैक्ट अमाउंट है परचेज कंसिडरेशन, वो आपको बताएंगे कितना पेमेंट जा रहा है इक्विटी शेयर होल्डर को, किस मोड में वो पेमेंट जा रहा है, हम उसका सारा वर्किंग करते हैं और अमाउंट जो आता है दैट इज माय परचेज कंसिडरेशन। याद रखना, जो अमाउंट हम इक्विटी शेयर होल्डर को देते हैं, मेरा मोड ऑफ पेमेंट कुछ भी हो सकता है, कैश में भी हो सकता है, इक्विटी शेयर भी हो सकता है, असेट भी हो सकता है, डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं। मैं एज अ एक्वायरर कंपनी कुछ भी पेमेंट का मोड दे सकती हूं, बट पेमेंट किसको जाता है? एक्वायरी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर को। पूरा वर्किंग कर लेना, रेशियो दिया तो रेशियो के बेसिस में, स्वैप रेशियो दिया तो स्वैप रेशियो के बेसिस में, इंट्रिंसिक वैल्यू दिया तो इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस में, नंबर ऑफ शेयर्स दिए तो नंबर ऑफ शेयर्स के बेसिस पे, और आपको अमाउंट परचेज कंसिडरेशन का मिल जाएगा। तो गाइज याद रखना, पेमेंट दैट विल बी मेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर अगेंस्ट द परसेंटेज एक्वायर्ड in the acquiring company. Cash can also be paid, equity shares, preference shares, debentures, asset, ये मेन आपको बात याद रखनी है। ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा 103 में लगता है, यहां नहीं लगता है, इसलिए आप इस पर अपना दिमाग बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। इट्स अ पॉइंट क्लियर। एंड हमेशा ये वाला फॉर्मेट बना लेना, पेमेंट टू, पेमेंट इन, वर्किंग अमाउंट। आपको पीसी का अमाउंट मिल जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को कैसे कैसे पे कर रहे हैं उसका वर्किंग एंड टोटल पीसी आपको मिल जाएगा। पीसी निकालना बहुत आसान हो जाता है। अगर इंस्टीट्यूट आपको यह तरीका ना दे कि इक्विटी शेयर होल्डर को हमने क्या क्या पे किया फॉर द परसेंटेज आई एक्वायर्ड, तीसरा बेस्ट तरीका है, असेट्स जो भी आपने एक्वायर, असेट्स टेकन ओवर बाय द एक्वायरर कंपनी, असेट जो भी आपने लिया है किस वैल्यू पे ले लो? फेयर वैल्यू पे। एंड जो भी आपने उसकी लायबिलिटी ले ली है किस वैल्यू पे? फेयर वैल्यू पे। उसका डिफरेंस परचेज कंसिडरेशन होगा। करेक्ट। एंड अगर आपका 100% शेयर है तो पूरा अमाउंट पीसी होगा। अगर आपका 70% शेयर है तो नेट असेट में 70% मल्टीप्लाई कर देना, वो आपका पीसी बनेगा। पीसी इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय द नेट असेट अमाउंट। तो आई होप मैंने आपको पीसी निकालना बता दिया, परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन का वैल्यू अगर क्वेश्चन दे दे बहुत बढ़िया, ना दे तो आप ढूंढ लो इक्विटी शेयर होल्डर को हम क्या क्या मोड से पेमेंट कर रहे हैं एंड उसका वर्किंग करके अमाउंट मिल जाए। अगर वो नहीं दे तो आपने क्या क्या एक्वायर किया है एज अ असेट, उनके क्या क्या आपने एक्वायर किए लायबिलिटी, वो दोनों अमाउंट का नेट कर लो। नेट असेट इज योर पीसी इफ 100% शेयर, 70% शेयर है तो 70% से मल्टीप्लाई कर दो, 80% शेयर है तो 80% से मल्टीप्लाई कर लेना, आपका पीसी आ जाएगा। करेक्ट। सेकेंड काम है आपको नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकालना। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये याद रखना, डेट ऑफ एक्विजिशन पे एक अमाउंट निकलता है और फिर आप इसमें प्लस करते हो फ्यूचर का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। मैं अभी आपको ये आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स नहीं बता रही, सिर्फ मैं आपको बता रही हूं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट दो मेथड से निकलेगा ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो याद रखना एक चीज, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, सुन लिया, सुना, पीसी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन प्लस आफ्टर एक्विजिशन टिल कंसोलिडेशन, उसके बीच का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट भी आता है। तो इफेक्टिवली जिस दिन आप एक्वायर करते हो उस दिन प्लस एक्वायर होने के बाद आपका उस प्रॉफिट पे हक होता है, उसको भी ऐड किया जाता है। अब ये नहीं पूछना नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या होता है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब वो लोग, अगर आपने 70% इन्वेस्ट किया है तो 30% लोग नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। अगर आपने 80% इन्वेस्ट किया है तो 20% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है।
आपने 90% एक्वायरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो 10% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। गाइस ये बातें अब मत पूछना, अगर ये सब यहां पर अटके हुए हो तो इसका मतलब बहुत प्रॉब्लम है। तो 2 मेथड क्वेश्चन आपको बताएगा, कौन से मेथड से नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकालना है, प्रोपोर्शनेट फेयर वैल्यू नेट असेट मेथड या सिर्फ फेयर वैल्यू मेथड। अगर नेट असेट बोले, नेट असेट जो आपने एक्वायर किया है प्लस जो भी आपने नेट असेट एक्वायर किया है इनटू नॉन कंट्रोलिंग का परसेंटेज। अगर आपने 1 लाख का नेट असेट एक्वायर किया है, इसमें अगर नॉन कंट्रोलिंग का परसेंटेज 10% है तो 10%, ये एक तरीका है। पर अगर सिर्फ फेयर वैल्यू मेथड बोले तो फॉर्मूला सेज कितने पे परचेज कंसिडरेशन फाइनल हुआ है। अगर आपका परचेज कंसिडरेशन है 5 लाख, अगेंस्ट व्हाट परसेंटेज, अगेंस्ट 90%, तो बताओ 10% के अगेंस्ट कितना। तो 2 फॉर्मूला बनता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का, नेट असेट के थ्रू निकालोगे, नेट असेट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ एनसीआई। अगर फेयर वैल्यू मेथड यूज करोगे, कंसिडरेशन मतलब पीसी डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ जो भी होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को कितना परसेंटेज एक्वायर किया है इनटू परसेंटेज ऑफ एनसीआई। एम आई क्लियर? ये वाला पार्ट अभी पेंडिंग छोड़ेंगे। कितने बच्चों को यहां तक बात समझ आ गई? तो प्लीज डेट ऑफ एक्विजिशन पे पीसी वाला पॉइंट हो जाएगा, डेट ऑफ एक्विजिशन पे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का थोड़ा सा पार्ट निकल जाएगा, एंड डेट ऑफ एक्विजिशन पे आपको गुडविल या गेन ऑफ बार्गेन परचेज भी निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली आप अपने सम में डेट ऑफ एक्विजिशन पे 3 काम करना। सबसे पहला काम क्या करना, पीसी। दूसरा काम क्या करना, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा बाकी है, एंड गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज। ये तीनों काम डेट ऑफ एक्विजिशन पे कर लेना। जो हिस्सा आपका है वो आपके बुक्स में, जो आपका नहीं है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में। एंड सीधी सी बात, किसी का बिजनेस एक्वायर कर रहे हो, उसको पेमेंट ज्यादा दे रहे हो या कम दे रहे हो, ज्यादा पेमेंट दे रहे हो गुडविल, कम पेमेंट दे रहे हो गेन ऑन बार्गेन परचेज। इसको निकालने का सिंपल तरीका, जो भी आपने टोटल असेट एक्वायर किए उसमें एनसीआई का इंटरेस्ट निकाल दो। जो एनसीआई का शेयर है ऊपर शिफ्ट किया था आपने, याद करो, परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ एनसीआई। अगर वो पीसी अमाउंट उससे, जल्दी से बताओ, यस, ये वाला अमाउंट अगर परचेज कंसिडरेशन से कम है तो गुडविल, और ये वाला अमाउंट अगर परचेज कंसिडरेशन से ज्यादा है तो गेन ऑन बार्गेन परचेज। तो याद रखना, गुडविल आप कब निकालोगे, ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। गुडविल निकालने का पहला सिंपल तरीका है, आपने जो भी नेट असेट एक्वायर किए उसमें से एनसीआई का शेयर दे दो। मान लो 1 लाख का आपने नेट असेट एक्वायर किया, 10% एनसीआई का 90,000। आपकी डील फाइनल हुई है 1,10,000 की। 90,000 को अगर 1,10,000 से कंपेयर करोगे तो पेमेंट ज्यादा जा रहा है, चीज कम की आई है, गुडविल। मतलब नेट असेट पीसी से कम है, और वही नेट असेट पीसी से ज्यादा होगा तो गेन ऑन बार्गेन परचेज। बट ये वाला तरीका तो गुडविल निकालने का है। एक और तरीका है गुडविल निकालने का, अगर आपको इस तरीके से गुडविल निकल जाए तो बहुत बढ़िया। अगर आप इस तरीके से गुडविल नहीं निकाल सकते हो, दूसरा मेथड है, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एक्वायरी कंपनी के इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी प्लस माइनस रीवैल्यूएशन इन असेट ले लेना। आई रिपीट, इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी प्लस माइनस इंपैक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ले लो। उसमें फिर से एनसीआई का शेयर निकाल दो। अगर वो पीसी से कम है गुडविल, पीसी से ज्यादा है गेन ऑन बार्गेन परचेज। तो गुडविल निकालने का 2 तरीके हैं, असेट माइनस लायबिलिटी या थ्रू कैपिटल। असेट माइनस लायबिलिटी को बोलते हैं नेट असेट्स, थ्रू कैपिटल को बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी प्लस माइनस रीवैल्यूएशन। नेट असेट पे एनसीआई का शेयर माइनस कर दो, इक्विटी में एनसीआई का शेयर माइनस कर दो, उसको कंपेयर करो पीसी से। पीसी अगर ज्यादा है गुडविल, पीसी अगर कम है कैपिटल रिजर्व, जिसको बोलते हैं गेन ऑन बार्गेन परचेज। यहां तक बच्चों बात समझ आ गई क्या? बेसिकली ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ये 3 काम, पीसी आधा एनसीआई निकला है, अभी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन का एनसीआई निकला है, एंड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन का गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व निकल गया। अब एक बार आपने किसी का बिजनेस एक्वायर कर लिया,
आप उसके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, आफ्टर एक्विजिशन टिल कंसोलिडेशन ईयर एंड, आपको उसके प्रॉफिट पे भी हक है, बिकॉज आपने उसका बिजनेस एक्वायर कर रखा है, आपका उसके बिजनेस पे के प्रॉफिट पे हक है। बट कौन से प्रॉफिट पे? प्रॉफिट आफ्टर एक्विजिशन, प्रॉफिट आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन टिल डेट ऑफ कंसोलिडेशन। यस, उसको ये बोलते हैं बेटा कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इन द बुक्स ऑफ एक्वायरर कंपनी आफ्टर एक्विजिशन टिल डेट ऑफ कंसोलिडेशन एट ईयर एंड। तो आपको बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट वर्किंग है। पीसी निकालना आपका वर्किंग है, एनसीआई निकालना आपका वर्किंग है, गुडविल निकालना आपका वर्किंग है, एंड चौथा वर्किंग है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट मतलब पता है क्यों? एक्वायर करने के बाद टिल कंसोलिडेशन आपका हक है उसके प्रॉफिट पे। तो देखो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को कैसे डिटरमाइन करते हैं, यहां पर अब आप अपना दिमाग ओपन कर लीजिए। डिफरेंस बिटवीन रिजर्व फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ कंसोलिडेशन, जिस दिन एक्वायर किया उस दिन का रिजर्व, ईयर एंड का रिजर्व, दोनों का डिफरेंस पोस्ट एक्विजिशन। प्रॉफिट फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ कंसोलिडेशन का भी डिफरेंस, जिस दिन एक्वायर किया ईयर एंड, दोनों के बीच का प्रॉफिट का डिफरेंस। ये दो अमाउंट अगर आप ऐड करेंगे एक्विजिशन के बाद कंसोलिडेशन के पहले, वो जो अमाउंट आया डिफरेंस वाला, वो आपका एक्चुअली सामने वाली कंपनी का पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट है। यहां मैंने कुछ लिखा है, जरा वेट करेंगे, अभी नहीं जाएंगे इस पार्ट पे। वो आपका बनेगा नॉर्मल पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अगर सम में कोई एडजस्टमेंट नहीं दे और यहां पर सम रुक जाए तो ये वाला सम बहुत इजी हो जाता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में होल्डिंग कंपनी मतलब एक्वायरर कंपनी का जो शेयर है वो एक्वायरर को दे दो और एनसीआई का शेयर एनसीआई को दे दो। बट सम को अब कॉम्प्लिकेट करता है हमारा इंस्टीट्यूट एडजस्टमेंट्स डाल के। अब सम को कॉम्प्लिकेट करता है हमारा इंस्टीट्यूट एडजस्टमेंट्स डाल के, तो इफेक्टिवली यहां पर हमारा लॉजिक खत्म होता है। पीसी निकालना, एनसीआई निकालना ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन प्लस शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, बिकॉज जो मेरा है वो मेरे प्रॉफिट में जाएगा, जो एनसीआई का है वो एनसीआई को जाएगा। गुडविल ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, बिकॉज गुडविल हमेशा डेट ऑफ एक्विजिशन पे ही निकलता है, गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज। एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में जो होल्डिंग का है, होल्डिंग को मतलब जो एक्वायरर कंपनी का है, एक्वायरर को, जो एनसीआई का है वो एनसीआई को दे दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। बट यहां पर इंस्टीट्यूट इसके बाद हमारी लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर देता है। वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट सिंपल नहीं रख के सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट्स, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट। अब सारे बच्चे तैयार है मेरे साथ? तो गाइस ध्यान से देखेंगे, मैंने सब एडजस्टमेंट को यहां लिख दिया है, किधर प्लस करना है किधर माइनस करना है, किधर प्लस करना है किधर माइनस करना है, सब आपको ध्यान से देखना है। चलो पहला एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 1, एवरीबडी विथ मी, प्लीज ध्यान से देखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउनस्ट्रीम सेल, डाउनस्ट्रीम सेल का मतलब ऊपर से नीचे। मैं एक्वायरर कंपनी को एच बोल रही हूँ, एक्वायरी को एस। एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को माल बेचा, एच का सेल एस का परचेज। स्टॉक किसके पास बच गया है? एस के पास। अगर एच लिमिटेड ने प्रॉफिट पे या इनवॉइस प्राइस पे ये माल बेचा होगा तो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट, और उस स्टॉक पे जो प्रॉफिट पड़ा है वो अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है। इंड AS 110 कहता है अनरियलाइज प्रॉफिट बुक से एलिमिनेट होना चाहिए। बताओ ये प्रॉफिट किसके बुक्स में आया होगा? जिसने माल बेचा प्रॉफिट उसके बुक्स में। स्टॉक किसका ज्यादा बढ़ा हुआ होगा? जिसने उसको स्टॉक माना है। तो दोनों जगह से कम कर दो। प्रॉफिट किसका कम होगा? एच का। स्टॉक किसका कम होगा? एस का। तो प्रॉफिट कम होगा एच का, स्टॉक कम कर लेना एस का। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब बनाओगे तो जो एच लिमिटेड का प्रॉफिट पहले से आ रहा होगा उसमें ये वाला प्रॉफिट माइनस कर देना, कम कर देना। इसको लिख देती हूं, लेस। और स्टॉक को कहां लेस कर देना? एच का स्टॉक, एस का स्टॉक माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन द स्टॉक। क्या बात समझ आ गई क्या? अब याद रखना ये प्रॉफिट किसका कम हो रहा है? एच का।
इसका कोई लेना देना नहीं है पोस्ट एक्विजिशन से। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट किसका होता है? एस का। एक्वायरी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को हम ले रहे हैं, एक्वायरर खुद के प्रॉफिट को कम ज्यादा कर रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो याद रखना, डाउनस्ट्रीम सेल अगर एग्जाम में आ जाए, भगवान को प्रसाद चढ़ाना, इसका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से कोई वास्ता नहीं है, गुडविल से कोई वास्ता नहीं है, एनसीआई से कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एक तरफ प्रॉफिट को कम करना है एच के, दूसरे तरफ स्टॉक को कम करना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। क्या यहां तक बच्चों बात समझ आ गई क्या? इसलिए मैंने क्लियरली कहा है इसका कोई लेना देना पोस्ट एक्विजिशन से नहीं है। मैंने यहां पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को मेंशन भी नहीं किया। दूसरा एडजस्टमेंट, अपस्ट्रीम सेल। एस ने माल सॉरी बच्चों, सब्सिडरी ने माल बेचा होल्डिंग को, सेल है सब्सिडरी का, परचेज है होल्डिंग का, स्टॉक किसके पास पड़ा होगा? अगर पड़ा है तो होल्डिंग के पास। अगर सब्सिडरी प्रॉफिट पे होल्डिंग को माल दे रही है तो प्रॉफिट किसके बुक्स में ज्यादा बुक होगा? एस के। किसके स्टॉक में? एच के। अनरियलाइज प्रॉफिट इंड एस 110 परमिट नहीं करता बुक करने को, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो स्टॉक किसका कम होगा? एच का। एच का ऊपर एस का हो रहा था, यहां एच का। प्रॉफिट किसका कम होगा माय डियर स्टूडेंट? एस का। एस का प्रॉफिट कम होना मतलब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में इंपैक्ट आना। तो गाइस देखो, मैंने यहां लिख के तो दे दिया, याद रखना प्रॉफिट किसका कम करना है? एस का। जहां पर भी एस के प्रॉफिट में इंपैक्ट दिखेगा ना, वहां मतलब समझ जाओ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में इसका इंपैक्ट जाएगा। तो देखो ना, प्रॉफिट कम करना है एस का, मतलब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को कम करना, स्टॉक कम करना है एच का, याद रहेगा। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इन्वेंट्री कम होगी, पहला। दूसरा इंपैक्ट वर्किंग में डाल देना, देखो मैंने यहां डाल दिया है, रिड्यूस द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बिकॉज ऑफ अपस्ट्रीम सेल। एडजस्टमेंट नंबर 2 माइनस कर देना यहां से। तो जल्दी जल्दी बताओ ये इंपैक्ट याद हुआ क्या? अगर डाउनस्ट्रीम है तो बढ़िया है, अपस्ट्रीम सेल है ना, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को कम कर देना और स्टॉक को कम कर देना। याद हो गया क्या? बस इतनी सी बात याद रखनी है। आपका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का जो वर्किंग है वहां माइनस कर देना, एंड दूसरा इंपैक्ट बैलेंस शीट में इन्वेंट्री माइनस कर देना, कहानी खत्म। करेक्ट। तो ये मैंने समझा दिया। मैंने देखो पूरा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में कौन कौन से एडजस्टमेंट्स माइनस होंगे वो लिख दिया है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलो आ जाओ, अपस्ट्रीम हो गया, आ जाओ एडजस्टमेंट नंबर 3। क्या सारे बच्चे तैयार है? अगर रीवैल्यूएशन हुआ है पीपी में, इंड एस 110 क्लियरली कहता है मैं सिर्फ वो रीवैल्यूएशन को एक्सेप्ट करूंगा जो डेट ऑफ एक्विजिशन पे हुआ है। रीवैल्यूएशन ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। याद करो, आपने रीवैल्यूएशन का इंपैक्ट गुडविल में ले लिया है गुडविल कैलकुलेट करते वक्त। तो एक इंपैक्ट आ चुका, दूसरा इंपैक्ट किधर आएगा? ऑब्वियसली पीपी को बढ़ा देना। While valuation of goodwill on date of acquisition, revaluation of PP already taken has been considered. So we just need to give the second impact by increasing or decreasing the PP in consolidated balance sheet. याद रखना, इसका पोस्ट एक्विजिशन से कोई वास्ता नहीं। आपने गुडविल में रीवैल्यूएशन ऑफ असेट ले लिया है, नेट असेट मेथड से भी करोगे तो फेयर वैल्यू के कारण ले लिया, अगर आप इक्विटी मेथड से भी करोगे तो आपने रीवैल्यूएशन ऑफ असेट का इंपैक्ट ले लिया है। तो एक इंपैक्ट ऑलरेडी जा चुका, सेकेंड इंपैक्ट चुपचाप बैलेंस शीट में जाओ और इस गुडविल को इस पीपी को घटा दो या बढ़ा दो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। बट पीपी इज अ डिप्रिशिएबल आइटम, रीवैल्यूएशन करोगे एज पर द इंड एस 16 ऑल्सो, रीवैल्यूड अमाउंट पे डिप्रिशिएशन और डलेगा। जो डला नहीं, बस डेप्रिशिएशन नाउ नीड्स टू बी चार्ज ऑन द रीवैल्यूड पीपी। और जब आप डेप्रिशिएशन डालोगे, डेप्रिशिएशन नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट कम करेगा और पीपी को कम करेगा। पीपी कम हो जाएगा इसका, प्रॉफिट किसका? जिसका असेट किसका? एक्वायरी कंपनी का, मतलब एस लिमिटेड का। तो प्रॉफिट भी किसका कम होगा? एस लिमिटेड का। प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड कम होगा, पीपी भी कम होगा। तो इंपैक्ट अगर देखोगे, जहां जहां प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड आता, इसका मतलब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट,
पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में ये एडजस्टमेंट जाएगा। तो जल्दी से देखेंगे, ऊपर मैंने पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में लिख दिया, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द रीवैल्यूड अमाउंट कैलकुलेटेड इन एडजस्टमेंट नंबर 3। तो अपस्ट्रीम सेल से प्रॉफिट कम होता, डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूड अमाउंट से प्रॉफिट कम होता अगर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगा तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होगा तो डेप्रिसिएशन रिवर्स होगा। तो वो आप देख लेना, बट जनरली अपवर्ड रिवैल्यूएशन ही मिलेगा आपको। करेक्ट। तो फटाफट देखेंगे, 3 एडजस्टमेंट सीख लिया। डाउनस्ट्रीम सेल है तो प्रॉफिट ऑफ एच कम कर देना, स्टॉक ऑफ एस कम कर देना कंसोलिडेशन में। दूसरा, अपस्ट्रीम सेल है तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कम कर देना एस का, इन्वेंट्री कम कर देना एच का। थर्ड, अगर रिवैल्यूएशन ऑफ पीपीई है, एक इंपैक्ट गुडविल में जा चुका डेट ऑफ एक्विजिशन का, दूसरा इंपैक्ट एस लिमिटेड की पीपीई को बढ़ाना या घटाना डिपेंडिंग ऑन रिवैल्यूएशन। बिकॉज ऑफ द रिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन इज चार्ज। किसकी बुक्स में? सब्सिडरी बुक्स में, मतलब एक्वायरी की बुक्स में। तो एक्वायरी की बुक्स में प्रॉफिट कम होगा बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, असेट भी कम होगा। असेट कम कहां करोगे? बैलेंस शीट में। प्रॉफिट कौन सा कम करोगे? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कम कर दिया। तो आपका प्रॉफिट जो आपको मिलेगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का, उसमें आपको अपस्ट्रीम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कम करना है, डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूड अमाउंट हमेशा कम करना है। क्या ये एडजस्टमेंट क्लियर है? ये एडजस्टमेंट समझ आ गया? चलो, ये भी एडजस्टमेंट क्लियर। एडजस्टमेंट नंबर 1, नेवर इंपैक्ट पोस्ट एक्विजिशन। एडजस्टमेंट नंबर 2, पोस्ट एक्विजिशन को इंपैक्ट करेगा। और मैंने आपको एक शॉर्टकट बता दिया है, अगर एस मतलब एक्वायरी कंपनी के प्रॉफिट को इंपैक्ट करोगे, एक्वायरी कंपनी के प्रॉफिट को इंपैक्ट करोगे, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इंपैक्ट होता है। सीधी सी बात। चलो अब आ जाते हैं, अगर एडजस्टमेंट नंबर 4, करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन कर रहे हो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, इसमें 2 बातें याद रखना। आपको चेक करना पड़ेगा करंट असेट्स करंट लायबिलिटी जिंदा है या मर गया। जिंदा मतलब बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रहा है, मर गया मतलब क्या बैलेंस शीट से वो गायब हो गया। गायब होना मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन पे रीवैल्यू किया था बट डेट ऑफ कंसोलिडेशन से पहले बिक गया या खत्म हो गया, पेमेंट्स आ गए, कुछ भी पॉसिबल है। तो 2 सिचुएशन होती है इन केस ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। पीपी की बात नहीं कर रही हूं, पीपी ऊपर हो चुका। यहां से देखो, अगर आपका करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी एग्जिस्ट कर रहा है जिसको आपने रीवैल्यू किया था डेट ऑफ एक्विजिशन पे, अगर वो डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे एग्जिस्ट कर रहा है, माय डियर स्टूडेंट्स, बताओ इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली गुडविल में रीवैल्यूएशन में ले चुके, सेकेंड इंपैक्ट क्या आएगा? रिस्पेक्टिव असेट या रिस्पेक्टिव लायबिलिटी में बढ़ा दो। असेट बढ़ाना है तो बढ़ाओ, घटाना है तो घटाओ, लायबिलिटी बढ़ानी है तो बढ़ाओ, घटानी है तो घटाओ। करंट एसेट करंट लायबिलिटी में डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं, तो यहां कोई डेप्रिसिएशन है ही नहीं, यहां कोई पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है ही नहीं। While valuation of goodwill, revaluation has already been taken care of. Just we need to increase or decrease the current assets and current liability. In this, there is no concept of depreciation. समझ आ गया क्या? बस थोड़ा सा लॉजिक के साथ चलो, 1% भी सोचोगे ना तो समझ आ जाए। बट अगर वो करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी जिसको आपने डेट ऑफ एक्विजिशन पे रीवैल्यू किया, अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है डेट ऑफ कंसोलिडेशन में, क्यों? बिक गया, खत्म हो गया, पेमेंट आ गया। अब सोचो, पहली बार डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट तो लगता ही नहीं है करंट एसेट करंट लायबिलिटी में। गुडविल के वैल्यूएशन में आपने वो रीवैल्यूएशन ऑफ असेट में ले लिया, अब वो असेट एंड लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रहा कंसोलिडेशन पे, तो इसका सेकेंड इंपैक्ट किसको देना पड़ेगा? बट ऑब्वियस है प्रॉफिट को ही छेड़ना पड़ेगा, बिकॉज गुडविल को या गेन ऑन बार्गेन परचेज को मैं चेंज नहीं कर सकती। वो असेट एंड लायबिलिटी मेरी बैलेंस शीट में दिख नहीं रहा है कि मैं उसको बढ़ा दूं या घटा दूं, दोनों इंपैक्ट आना चाहिए। एक जगह तो मैंने बढ़ाया घटा दिया, दूसरी जगह बढ़ाने या घटाने का स्कोप नहीं है बिकॉज असेट जिंदा नहीं है। तो इंस्टीट्यूट कहता है प्रॉफिट में उसका इंपैक्ट दिखा दो। सिंस इन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल revaluation has been taken care of, but as the current assets and current liability does not exist, we need to give the second impact in profit and loss by reducing it with the amount of revaluation. मतलब किसके प्रॉफिट को? अरे भैया, रीवैल्यूएशन आपने किया एक्वायरी कंपनी के करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी को, तो उसके ही प्रॉफिट को इंपैक्ट दिखाओगे, मतलब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट।
पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अब चेक कर लेना बेटा, रीवैल्यूएशन में प्लस होगा या माइनस, आई एम जस्ट टेलिंग यू टेंटिवली। तो यहां पर मैं दोनों ऑप्शन लिख देती हूँ, नहीं तो बाद में कहोगे मैम आप ही ने कहा था। प्लस माइनस दोनों हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। Reduce it with the amount of current assets and current liability revolve provided it does not exist on the date of consolidation. Reduce या increase whatever the favorable situation is, वो आप देख लेना। करेक्ट। जल्दी से बताओ कौन कौन से एडजस्टमेंट हो गए। डाउनस्ट्रीम एडजस्टमेंट, नो इम्पैक्ट इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, एच लिमिटेड का प्रॉफिट और इन्वेंट्री एस का। अपस्ट्रीम, प्रॉफिट ऑफ एस विल गेट रिड्यूस एंड इन्वेंट्री रिड्यूस। पीपी के कारण पीपी को बढ़ाना, डेप्रिसिएशन के कारण पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को घटाना, और पीपी भी घटेगा बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो पीपी बढ़ेगा भी और घटेगा भी। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का बढ़ना या घटना चेक करने के लिए उनका होना या नहीं होना डिपेंड करेगा। अगर वो एग्जिस्ट कर रहे डेट ऑफ कंसोलिडेशन में तो इंक्रीज कर दो रिस्पेक्टिव असेट या लायबिलिटी को, इंक्रीज या डिक्रीज। अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो इसका इंपैक्ट चला जाएगा डायरेक्टली पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में, बिकॉज वो बिक गया होगा। बिकने का प्रॉफिट और लॉस भी कहां गया होगा? पीएनएल में। तो अब उसका बढ़ना या घटने का भी इंपैक्ट कहां जाएगा? पीएनएल में। अब वो पीएनएल को बढ़ाना है या घटाना है, देख लेना रिवैल्यूएशन बढ़ा था या घटा था। एम आई क्लियर? यस। तो मेरा एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। लास्ट एडजस्टमेंट आता है एडजस्टमेंट ऑफ डिविडेंड। 3 पॉसिबल सिचुएशन देगा इंस्टीट्यूट, आपको चेक कर लेना क्या दिया है। डिक्लेयर्ड बाय एस लिमिटेड मतलब आपको डिविडेंड पेबल लिखा हुआ आएगा। अकाउंटेड बाय एस लिमिटेड मतलब एक्वायरी कंपनी ने अकाउंट भी किया, एच ने अकाउंट नहीं किया। डिक्लेयर्ड बाय एस, अकाउंटेड बाय एस, अकाउंटेड बाय एच। भैया सिंपल याद रखना, अगर आप डिक्लेयर्ड की सिचुएशन में हो तो आपको ये करना है, ये करना। करेक्ट। पेड बाय एस, रिसीव बाय एच मतलब पे कर दिया एस ने, रिसीव कर दिया एच ने, तो आपको ये करना है। पेड की सिचुएशन में सिंपल है, अगर पेड और रिसीव्ड होगा तो पेबल नहीं दिखेगा। डिक्लेयर्ड है तो पेबल दिखेगा, सिंपल लॉजिक इज। डिक्लेयर्ड है तो पेबल दिखेगा, डिक्लेयर्ड नहीं है पेड है तो पेबल नहीं दिखेगा। इसी से हमको समझ आ जाता है। सिंपल इसको पढ़ो, ये मैं कॉमन पढ़ रही हूं। एड बैक द डिविडेंड पेबल बाय द एक्वायरी कंपनी इन इट्स प्रॉफिट before calculating the difference in the profit from date of acquisition to date of consolidation. Add back the total dividend paid by the acquiring company in its profit before calculating the difference between its profit from date of acquisition to date of consolidation. इसका मतलब ये पॉइंट अब थोड़ा सा याद कर लेना, बिकॉज डिविडेंड बच्चों को टेक्निकल जाता है। इसका लॉजिक अगर बताने जाऊंगी ना 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। सिंपल, डिविडेंड पेबल है या डिविडेंड पेड, आप अपने प्रॉफिट में ऐड बैक करोगे जब आप ये डिफरेंस निकालते हो। देखो मैंने कहा था इस पॉइंट पे रुकना। डिफरेंस बिटवीन रिजर्व फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ कंसोलिडेशन एंड प्रॉफिट फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट नंबर 5। सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट नंबर 5 मतलब एड बैक डिविडेंड पेबल और पेड बाय द एक्वायरी कंपनी। अगर डिविडेंड पेड और पेबल है उस सम में तो पहले आप डिविडेंड पेड या पेबल को डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे ऐड बैक करेंगे। उस दिन जो पीएनएल दिया हुआ है उसमें उसको ऐड बैक कर देना, और फिर डेट ऑफ एक्विजिशन और नया जो आपका प्रॉफिट आएगा आफ्टर एडिंग बैक ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन, वो डिफरेंस लेना। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर डिविडेंड नहीं है सम में तो डेट ऑफ एक्विजिशन का प्रॉफिट, डेट ऑफ कंसोलिडेशन के पीएनएल का डिफरेंस लेंगे। बट अगर डिविडेंड पेबल या पेड दिया है, पहले उसको डेट ऑफ कंसोलिडेशन के प्रॉफिट में ऐड बैक करो, नया बैलेंस पीएनएल का बनाओ ईयर एंड पे, और वो जो कंसोलिडेशन पे नया पीएनएल आएगा और डेट ऑफ एक्विजिशन के पीएनएल, अब उसका डिफरेंस लेंगे। तो हमेशा डिफरेंस बिटवीन पीएनएल ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड डेट ऑफ कंसोलिडेशन लिया जाता है, बट इफ डिविडेंड पेबल और पेड इज गिवन, फर्स्ट ऐड बैक इट एंड देन कैलकुलेट द डिफरेंस। इसलिए मैंने ये पॉइंट यहां क्लियरली लिख दिया है, एड बैक डिविडेंड पेबल और पेड बाय द एक्वायरी कंपनी। अब जो आएगा दैट इज योर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इन केस सम में डिविडेंड दिया है। यहां तक क्लियर? यस मैम। बस अब ये वाला पॉइंट उसको अलग करता है एंड ये डिविडेंड आप एड बैक कर चुके हैं।
और ऑब्वियसली पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में आ जाएगा। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में आ गया, एच अपना ले लेगा, होल्डिंग एक्वायरर कंपनी उसमें अपना शेयर ले लेगा, सिर्फ एक्वायरी कंपनी का शेयर एक्वायरी को दिखाओ। एनसीआई विल बी शोन इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, रिड्यूस इट फ्रॉम एनसीआई। मतलब गाइस सुनो सुनो सुनो, आप सुनो प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें डिविडेंड एड बैक आ चुका, इसका मतलब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में डिविडेंड घुसा हुआ है, इसमें एक्वायरर कंपनी का भी घुसा हुआ है और एनसीआई का भी घुसा है, मतलब टोटल डिविडेंड पेबल घुसा हुआ है। जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जब बटेगा तो एक्वायरर को मतलब होल्डिंग को उसका शेयर जाएगा, एनसीआई को उसका शेयर जाएगा। हाँ या ना, यहां तक क्लियर है? अपना अपना शेयर। बट प्रेजेंटेशन के लिए इंस्टीट्यूट क्या बोलता, एनसीआई में जो आपने डिविडेंड पेबल घुसा के दे दिया इन पोस्ट एक्विजिशन, एनसीआई में जो ये डिविडेंड पेबल पोस्ट एक्विजिशन में आपने घुसा के दे दिया ना, हमको प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो देखो वो क्या कर रहे हैं। स्क्रीन हैंग हो गई क्या बेटा? 1 सेकेंड। देखो अब वो क्या कर रहे हैं, अब आप ध्यान से देखो। जब आप एनसीआई निकालोगे ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, फॉर्मूले मेथड से निकल जाएगा, प्लस शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, आप अपना शेयर ले लेना 10% 20% जो भी है। कौन से प्रॉफिट में? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट मतलब डिविडेंड पेबल एड बैक, डिविडेंड पेड एड बैक, अपस्ट्रीम सेल का माइनस, डेप्रिसिएशन माइनस, रीवैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट करंट लायबिलिटी जो भी है वो माइनस, आप अपना शेयर ले लोगे। इस शेयर के अंदर डिविडेंड पेबल का शेयर घुसा हुआ है, करेक्ट। प्रेजेंटेशन के लिए इंस्टीट्यूट कहता है एनसीआई में जो डिविडेंड पेबल आपने एनसीआई में घुसा दिया वो वहां से माइनस कर दो, शेयर इन डिविडेंड पेबल, ताकि आप उसको अलग से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एज डिविडेंड पेबल दिखा सको, ताकि आप उसको अलग से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में डिविडेंड पेबल दिखा सको। तो इसके अंदर डिविडेंड पेबल एनसीआई का घुसा हुआ है और कोई गलत नहीं है। ये वाला पॉइंट सिर्फ प्रेजेंटेशन के कारण करना पड़ता है कि जो डिविडेंड पेबल इसके अंदर घुसा हुआ है वो एनसीआई का है, एनसीआई को ही जाना चाहिए, बट प्रेजेंटेशन के लिए हम चाहते हैं उसको एनसीआई से निकाल के अलग से डिविडेंड पेबल में दिखाइए। कौन सा डिविडेंड पेबल? जो एनसीआई का है। एम आई क्लियर? तो देखो, अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर्ड वाले केस में हो, add back the dividend payable by the acquiring company in its profit before calculating the difference in profit from date of acquisition to date of consolidation, and only the dividend payable to NCI will be shown in consolidated balance sheet and therefore reduce from NCI. प्रेजेंटेशन के कारण मुझे उसको एनसीआई से निकालना पड़ता है। एक बार फटाफट सारे एडजस्टमेंट देखो, अब पूरा होलिस्टिक देखो। डिविडेंड पेबल या डिविडेंड पेड होगा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकालने से पहले एड बैक कर लेना। तो डिविडेंड पेबल और डिविडेंड पेड दोनों प्रॉफिट के अंदर घुसा हुआ है। डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ कंसोलिडेशन के प्रॉफिट का डिफरेंस निकालोगे तो यू विल गेट अ प्रॉफिट इंक्लूसिव ऑफ डिविडेंड। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो मिलेगा उसमें डिविडेंड घुसा हुआ है, उसमें जो भी एडजस्टमेंट्स है प्लस माइनस कर लो, रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट, करंट एसेट करंट लायबिलिटी का, डेप्रिसिएशन का, अपस्ट्रीम सेल का कर लोगे। वो जो फाइनल पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आया आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, देखो ना, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो आएगा, एच लिमिटेड को एच लिमिटेड का शेयर दे देना, एनसीआई को एनसीआई का शेयर देना। पर ध्यान से देखो, इसमें डिविडेंड पेबल घुसा हुआ है। एच लिमिटेड का डिविडेंड पेबल अगर एच लिमिटेड के प्रॉफिट में घुसा है तो सही है ना। एच का प्रॉफिट, एच को जो डिविडेंड मिल रहा है वो एच को जो डिविडेंड मिला है वो एच के प्रॉफिट में जाना चाहिए और एच के शेयर में ही ये ऐड हो रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इंस्टीट्यूट चाहता है एनसीआई की बैलेंस शीट हम नहीं बना रहे, एनसीआई की बैलेंस शीट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अपनी अपनी बनाएगा, तो हम जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का शेयर है वो देंगे और इनके शेयर में जो ये डिविडेंड पेबल हमने घुसा रखा है सिर्फ एनसीआई वाला शेयर, वो प्रेजेंटेशन के लिए एनसीआई से निकाल के अलग से दिखाएंगे, बिकॉज इंड AS 110 वांट्स एनसीआई का डिविडेंड पेबल अलग से शो होगा।
तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एनसीआई को तुम बांट दोगे और इसमें जो डिविडेंड पेबल घुसा हुआ है वो निकाल दोगे फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस। यहां तक क्लियर है? एंड लास्ट द पॉइंट, डिविडेंड पेड अगर ऑलरेडी हो चुका है, इसका कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज एनसीआई को अपना डिविडेंड चला गया होगा, होल्डिंग को अपना डिविडेंड आ चुका होगा। वंस वी गेट द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, जो भी डिविडेंड पेड आपने ऐड किया था अब वो वापस माइनस कर दो, उसके अलावा कोई और ट्रीटमेंट नहीं होगा, नो एनसीआई नथिंग। तो देखेंगे लास्ट में मैंने क्या किया, माइनस डिविडेंड ऑलरेडी पेड अगर रहा तो पहले ऐड बैक करेंगे फिर माइनस करेंगे पेड वाले केस में। तो देखा जाए पेड वाला केस ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं है, पहले पूरा ऐड करते हैं फिर माइनस कर दिए, तो इसका क्या इंपैक्ट है? कुछ नहीं, बट प्रेजेंटेशन ऐसे ही करना पड़ता है। पेबल ऐड बैक होता है बिकॉज अभी वो मिलना बाकी है, प्रॉफिट में आना बाकी है। यहां तक कितने बच्चों को बात समझ आई? That's all for the adjustment of Ind AS 110। तो फटाफट मैं बता देती हूँ, पीसी निकालना है, पेमेंट डन टू द इक्विटी शेयर होल्डर वो निकाल लेना, गुडविल ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, गेन ऑन बार्गेन परचेज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। गुडविल या गेन निकालने का दो तरीका है, नेट एसेट के थ्रू या इक्विटी के थ्रू। इक्विटी के थ्रू जाओगे तो रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट लेना पड़ेगा, नेट एसेट के थ्रू जाओगे तो एसेट एंड लायबिलिटी फेयर वैल्यू पे लेते हो, करेक्ट। गुडविल कब आएगा? जब गेन ऑन बार्गेन परचेज, आपका परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है, नेट एसेट्स कम है, एंड उसका अपोजिट गेन ऑन बार्गेन परचेज। फिर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन फॉर्मूला से निकलेगा, फिर उसमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इंक्लूसिव ऑफ डिविडेंड पेबल एंड डिविडेंड पेड जो होगा वो सब आने के बाद उसमें एनसीआई को उसका शेयर दिया जाएगा। एंड एज पर द प्रेजेंटेशन जो डिविडेंड पेबल एनसीआई को बिलोंग करता है वो वहां से निकाल के बैलेंस शीट में डिविडेंड पेबल अलग से दिखाना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एनसीआई का शेयर, ठीक है। थर्ड, फिर हम निकालते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। फाइनली सुनो, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट अगर डिविडेंड पेबल और पेड है, यू हैव टू अज्यूम डेट ऑफ कंसोलिडेशन का प्रॉफिट आफ्टर एडिंग बैक पोस्ट एक्विजिशन में डिविडेंड पेबल एंड पेड, देन डिफरेंस निकालेंगे, जो डिफरेंस आएगा दैट इज योर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। उसमें अपस्ट्रीम सेल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज का, पीपी का डिप्रिशिएशन, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी अगर बिक गया उसका इंपैक्ट, एंड डिविडेंड पेड उसका इंपैक्ट प्लस माइनस कर लेना, देन यू विल गेट द फाइनल पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जिसको एक्वायरर कंपनी और एनसीआई के शेयर में बांट देना, करेक्ट। एंड ये सारे एडजस्टमेंट्स मैंने आपको डिटेल में बता दिए विथ रीजंस। आई होप अगर आप ये एडजस्टमेंट्स भी रिवाइज करके चले जाओगे, एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए प्लीज जरूर कमेंट करिए पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। एंड अगर ये सेशन अच्छा लगा, इसके एडजस्टमेंट्स आपके लिए हेल्पफुल है तो फटाफट प्लीज कमेंट करिएगा। अगर इसी तरह के कमेंट्स मिलते रहे तो मैं सोच रही हूँ और भी किसी चैप्टर्स के अगर आपको ये शॉर्टकट फाइनल नोट्स चाहिए, प्लस होगा या माइनस क्या होगा, तो आप प्लीज कमेंट करिए। मैक्सिमम जितने ज्यादा कमेंट आएंगे मैं उस सारे चैप्टर्स का इसी तरीके से फटाफट क्विक बता दूंगी कब क्या होगा। एंड यस, पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ लिखना, अगर इसी तरीके के और ज्यादा वीडियोस चाहिए तो प्लीज लिखना वीडियो 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 वीडियो, मुझे समझ आ जाएगा। और अगर ये अच्छा लगा तो प्लीज लिख देना इट, लाइक अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली जो आपका मन करे कि मैम इट वाज एन अमेजिंग सेशन, हेल्पफुल सेशन, व्हाटएवर यू फील लाइक। चलो फिलहाल सेशन को एंड करती हूँ। आई होप दिस सेशन हेल्प्स यू अ लॉट, ताकि आप Ind AS 110 एक बड़ा क्वेश्चन आराम से एग्जाम में क्रैक कर लो। थैंक यू सो मच बेटा। Signing off, your faculty for accounts, your favorite subject CFA, and even mine. Thank you so much, बच्चों. Bye everyone. Thank you so much.